हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैप्टर में। और इस वाले चैप्टर का नाम है कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर। और पिछला जो लेक्चर था मेरा, जिसे मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उस चैप्टर से जुड़ा हुआ ही ये चैप्टर है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप वो पहला चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद दूसरे चैप्टर पर आएँ। और ये जो चैप्टर है आपका, वो उस चैप्टर से रिलेट करता है, यानी कि उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हमें जाननी है। बुक का नाम आपको पता ही है, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि आपका पार्ट 1 वाली बुक है। और सेशन 2025-26 के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो चलिए इस चैप्टर को जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर की मीनिंग जानेंगे। देखिए, चैप्टर की मीनिंग यही समझिए कि जब आपको मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बाइपोलर के बारे में पढ़ाया था, यानी कि जो पूरी की पूरी जो दुनिया थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। लेकिन जो एक हिस्सा था, जैसे ही वो खराब हुआ या फिर वो टूट गया या डिसइंटीग्रेट हो गया, तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है आपका वो यूनिपोलर बन गया, है ना। क्या बन गया भाई? यूनिपोलर। और पूरे विश्व में किसकी पावर बढ़ गई भाई? यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका की। लेकिन अकेला अमेरिका ही पावरफुल नहीं रहा। वो टाइम एक ऐसा था जिस टाइम अमेरिका पावरफुल था, लेकिन उससे कुछ टाइम बाद ऐसा देखा गया कि पूरे की पूरी दुनिया में अलग अलग जो पावर्स थी वो एक तरीके से एमर्ज होने लग गई। और उसी के ऊपर ये चैप्टर आपका बना हुआ है। और वो कौन कौन सी पावर्स थी भाई? तो यूरोपीय यूनियन था, आसियान था, चाइना था, और थोड़ा सा हमें इस चैप्टर में जापान के बारे में और साउथ कोरिया के बारे में भी दे रखा है। और एक और बात कि आपके पास अगर पुरानी बुक्स हैं एनसीईआरटी की, तो उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें दे रखी थी। तो अभी सीबीएसई ने क्या कर रखा है, एनसीईआरटी ने बेसिकली, कि उन चीज़ों को हटा दिया है। तो आप वो नई बुक्स जो हैं उसके हिसाब से पढ़ें, और जो नई वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर उनको ही पढ़ें, क्योंकि वो जो पिछली वीडियोज़ हैं वो आपके एग्जाम से थोड़ा अलग हो सकता है। अलग क्या हो सकता है? अलग ही है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ। तो नए चैप्टर्स में जो आपको हमें पढ़ना है वो यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ना है, आसियान के बारे में पढ़ना है, और एक चाइना के बारे में पढ़ना है, और थोड़ी सी जानकारी जापान की और साउथ कोरिया की दे रखी है। ठीक है, ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या है भाई? चैप्टर का जो पूरा का पूरा है, जो अमेरिका के अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बता रखा है कि आखिर वो बड़ी पावर्स बनी कैसे, और आखिर वो बड़ी पावर्स अगर बन गई तो उनके पास ऐसी कौन कौन सी शक्ति हैं जो अमेरिका तक को टक्कर दे देती हैं, या फिर अमेरिका तक को एक तरीके से समझिए कि इक्वल इसको समझा जाता है। जैसे कि अगर आप सोचते होंगे कि अमेरिका के अगेंस्ट में कौन, तो एक तो आपके सामने कौन सा देश आता है भाई? रशिया आता है सबसे पहले। ठीक है, लेकिन रशिया के बाद कौन आता है भाई? जैसे कि चाइना आता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। तो ये एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि वर्ल्ड में अभी भी अगर हम देखें तो अमेरिका के टक्कर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसकी बराबरी कर रहे हैं या फिर उसको पीछा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूरोपीय यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो उसको पीछे कर सकती हैं, रशिया अकेले पीछे कर सकता है, चाइना अकेले पीछे कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या है भाई? कि आपको इस चैप्टर के माध्यम से ऐसी अल्टरनेटिव पावर्स के बारे में बताया जाएगा जो अमेरिका को टक्कर दे सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं भाई, जो आपका ये जो संगठन होते हैं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन हो गया, आसियान हो गया, ये सब क्या है? ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आखिर इनका उद्देश्य क्या है? देखिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप क्या करें कि आसपास के देशों से मिलकर के अपना एक संगठन बना लें। जैसे कि मान लीजिए आप अपने दोस्तों में 5, 6, 7, 8 जो भी हैं आपके दोस्त होते होंगे, तो ठीक उसी प्रकार समझिए कि 10-12 देशों ने क्या किया भाई? अपना एक संगठन बना लिया, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। और मेन रीजन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का? साफ साफ बात ये होती है कि भाई उनके बीच में यूनिटी बनी रहे, आपस में एक दूसरे को वो सहयोग करें, व्यापार करें, शांति बना करके रखें। कोई मसला हो गया तो भाई बातचीत करके उसको हम सॉल्व कर लें। तो यही मेन उद्देश्य होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का। यानी कि जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है भाई? कि हम सभी मिलकर के रहेंगे, साथ में एक दूसरे का सहयोग करेंगे भाई, कोई दिक्कत वगैरह सारे मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। तो इन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था यूरोपीय यूनियन। अब ये यूरोपीय यूनियन बना कैसे? तो देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब चल रहा था तो उस वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक तरफ तो भाई आपका पूरा का पूरा मित्र राष्ट्र था, और एक तरफ धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स। ठीक है, इस बीच में क्या होता है कि भाई जो ये यूरोप की जो कंट्रीज हैं इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े स्तर पर हमले होते हैं, जो कि जर्मनी करता है। और इसकी वजह से यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो डाउन हो चुकी होती है। इस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा एक प्लान चलाया जाता है जिसका नाम होता है मार्शल प्लान। ठीक है, क्या होता है? मार्शल प्लान। और इस मार्शल प्लान के जरिए यूरोप के भीतर बहुत सारा पैसा भेजा जाता है भाई अमेरिका द्वारा कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को सही कर लीजिए। अब इसी इकोनॉमी के जरिए 1948 में यूरोपीय इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक तरीके से यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ की इकोनॉमी को लेकर के बनाया गया। ठीक इसके एक साल बाद यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया ताकि जो भी यहाँ के पॉलिटिकल मैटर्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। साथ में इसके कुछ समय बाद यानी कि 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई, और इसके कुछ समय बाद 1992 में फाइनली इन लोगों ने maastricht संधि करी। और उसके बाद से ही क्या किया कि जितने भी यूरोप के देश थे उन सभी को बोला भाई कि हम सभी को मिलकर के अपना एक संगठन
बनाना चाहिए और उसका नाम क्या होगा भाई, यूरोपीय यूनियन। तो इस तरीके से भाई आपका क्या बन गया भाई, यूरोपीय यूनियन बन गया। अब यूरोपीय यूनियन है क्या, यूरोपीय यूनियन क्या है आपका, बेसिकली जो आप यूरोप देखते हैं उस यूरोप के लगभग सभी देश, मतलब कुछ देशों को अगर हम निकाल दें, कुछ क्या मतलब जैसे कि ब्रिटेन को अगर हम निकाल दें तो लगभग सभी देश ऐसे हैं जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। ठीक है, जो यूक्रेन है, यूक्रेन को भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना था बट वो बना नहीं है, उसी को लेकर के लड़ाई चल रही है। जो रशिया ने उसके ऊपर हमला कर रखा है और कुछ देश उसके क्षेत्र भी लेना चाहता है वो, और वो चाहता है कि भाई मैं यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाऊं, बट वो देश अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि जैसे ही वो उसको अलाउ करेंगे रशिया उन पर भी हमला कर देगा। तो ये सब दिक्कतें चल रही हैं। खैर, तो इन सभी देशों ने क्या किया भाई, अपना एक संगठन बना रखा है, इसीलिए कि भाई कल को हमारे ऊपर कोई हमला हो तो हम अपना एक संगठन बना ले। अब इस संगठन के बनने की वजह से क्या हुआ कि जो ये देश थे इन सब की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होगी। फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि ये सभी के सभी जो देश है ना, किस देश से दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी करनी है, ये सबका कॉमन हो गया। यानी कि यूरोप के सभी देशों पर अगर हमला रूस करता है तो सभी देश उसके खिलाफ हो जाएंगे। अगर सभी देश अमेरिका के साथ है तो बाकी देश भी अमेरिका के साथ होंगे। तो बेसिकली यहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक जैसी हो गई। साथ में जो यहाँ की करेंसी है वो पूरी की पूरी एक है, यानी कि यूरो। यहाँ की करेंसी कौन सी है भाई, यूरो है। हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी है, बट यूरोप की जो आपका है उसकी सभी देशों में एक करेंसी जो है वो चलती है जिसका नाम क्या है भाई, यूरो है। यानी कि अगर आपके पास यूरो है तो यूरोप में आप कहीं पर भी उसको चला सकते हैं। साथ में यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो इन सब के अपना खुद का सिक्योरिटी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। यानी कि यूरोप के जितने भी देश हैं इनके ऊपर कोई हमला करता है तो सभी देशों के ऊपर मिलकर के हमला करेंगे। तो यही बेसिकली बनाया गया यूरोपीय यूनियन के जरिए। अब जब यूरोपीय यूनियन बन गया तो भाई इसमें हुआ क्या कि इन लोगों ने कुछ चीज़ें और बनाई, जैसे कि मान लीजिए कि जो भी हमारा पर जुडिशियल कॉर्पोरेशन होगा वो सब हम अपना मिलकर के ही सॉल्व करेंगे। यानी कि कोई भी न्याय वगैरह करना है, दिक्कत वगैरह चल रही है। अगर आप ये मैप देख रहे हैं तो इसमें जो ब्लू वाला आप हिस्सा देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो ब्लू है ये यूरोपीय यूनियन के ही देश हैं। यानी कि इसमें से कुछ देश हैं जो बस नहीं है, बट मोस्टली जो देश हैं वो कवर हो जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन में। और साथ में एक चीज़ और है कि यूरोपीय यूनियन के मतलब जो उद्देश्य था बनाने का वो यही था भाई कि हमारा जो देश होगा, मतलब जितने भी ये देश हमें आपको दिख रहे हैं ये सभी मिल जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर पाएगा। और अगर वो हम पर हमला करता है तो हम सभी अगर मिल करके रहेंगे तो हम उनका जवाब भी दे पाएंगे। साथ में अगर आपके पास इसमें कहीं भी देश में कहीं जाना है तो वहां पर क्या है, वीज़ा फ्री मूवमेंट होता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए यूरोप में अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि हर एक देश का वीज़ा लेना पड़ेगा, आपको केवल यूरोपीय यूनियन का वीज़ा लेना पड़ेगा और आप पूरे के पूरे यूरोप में घूम सकते हैं क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन में काउंट होता है। ठीक है, तो यही जो आपका था यूरोपीय संघ था। और अब देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन को ताकतवर चीज़ें कौन सी बनाती है। केवल संगठन बना लेना ही कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से इन लोगों ने संगठन तो बना लिया, लेकिन क्या संगठन बनाने के साथ साथ में इनके पास कुछ बढ़िया चीज़ें आई। तो वो बढ़िया चीज़ें कौन कौन सी थी वो हमें जाननी है। देखिए, सबसे पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषता में अगर आप देखें तो ये जो आपका देश है, यूरोपीय यूनियन देश नहीं है, बेसिकली देशों का संगठन है। इनका खुद का अपना एक फ्लैग है जिसमें ये झंडा जो आपको दिख रहा है ये उन्हीं का फ्लैग है। साथ में इनका खुद का एंथम है, खुद का फाउंडेशन डे है। साथ में इनकी खुद की करेंसी है जिसका नाम क्या है भाई, यूरो है। क्या है, यूरो, EURO, यूरो है। और साथ में जितने भी ये देश हैं इन सब की अपनी खुद की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी है। और साथ में जो ये जो आपको 12 स्टार्स दिख रहे हैं ये यूनिटी, होलनेस, हार्मनी और परफेक्शन को दर्शाते हैं जो इनके देश के या फिर मतलब यूरोपीय संघ की विशेषता में काउंट होता है। अब जो यूरोपीय संघ आप जो देश देखते हैं ना, आखिर वो कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से ये पावरफुल बना। तो भाई इसकी जो इकोनॉमी है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जीडीपी कितनी है, 19.35 ट्रिलियन है 2024 के अनुसार डेटा मैंने इसके अंदर लिख रखा है और ये नई बुक के हिसाब से है। पॉलिटिकल पावर में देखें भाई तो इसके पास फ्रांस जैसा एक ताकतवर देश है जो कि यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है। जो यूएन आपको पता है यूएनओ में 5 परमानेंट मेंबर हैं। उस परमानेंट मेंबर में से एक ऐसा देश है जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। यूएन के बारे में आप आगे और पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यूएन आखिर है क्या। साथ में अगर हम देखें तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जो मिलिट्री है, स्ट्रांग मिलिट्री, वो यूरोपीय यूनियन की आती है। और यूरो जो है आपका वो डॉलर को एक तरीके से कंपीट करता है बेसिकली। और अगर हम पूरे के पूरे विश्व में देखें तो ग्लोबल ट्रेंड के रूप में बहुत बड़ा जायंट है। यानी कि ये समझिए कि यूएसए से 3 गुना ज़्यादा जो है इसका व्यापार चलता है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका में इसकी बहुत बड़ी रीच है इकोनॉमी को लेकर के। साथ में जो भी WTO है, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सभी के सभी जो देश हैं इसमें मेजर एक तरीके से रोल प्ले करते हैं। और इनमें जो मैंने फ्रांस नाम बताया आपका, फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और यानी कि यूरोपीय यूनियन को वो और ज़्यादा ताकत
प्रदान कर रहा है। और साथ में अगर हम ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें भाई, तो यूएनएस यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनओ की एक शाखा है जिसमें 5 ही परमानेंट मेंबर होते हैं। उसमें से जो फ्रांस है आपका, वो इसको एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस देता है कि भाई हमारे यूरोप को एक तरीके से प्रतिनिधित्व करने वाला रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो फ्रांस है इसको और ताकत प्रदान करता है। और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं भाई कि पूरे का पूरा जो वर्ल्ड है, उस पूरे के पूरे वर्ल्ड में यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ी शक्ति है, यानी कि अमेरिका तक को टक्कर दे सकती है यूरोपीय यूनियन। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर जो आपका यूएसए है, उस यूएसए के सामने अगर आप ये सब चीज़ें रखते हैं तो नॉर्मल सी बात है आपको यूएसए छोटा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भाई यूरोप के सभी जो देश हैं आपस में मिल गए हैं। तो ये सब कारक हैं आपके, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन क्या है भाई, आपका एक ताकतवर क्या है, आपका संगठन है। ठीक है, चलिए अब साथ में इसकी हम कमजोरियों की भी बात कर लेते हैं। कमजोरी इसकी यही है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन में मैंने आपको क्या बताया कि अगर यूरोपीय यूनियन के सभी देश चाहें तो एक ही दोस्त होगा उनका और एक ही दुश्मन होगा, यानी कि वो लोग आपस में ही डिसाइड करेंगे भाई कि ये हमारा दोस्त है, इस वाले मैटर पर हमें ये करना है, इस वाले मैटर पर हमें ये करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी मुद्दे पर कुछ देश जो होते हैं वो कहते हैं भाई कि हम अपनी जो पसंद है या फिर जो हमारी चाह है वो यूरोपीय यूनियन से थोड़ी अलग है। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि यूरोपीय यूनियन की कभी कभी फॉरेन पॉलिसी एक दूसरे के अगेंस्ट में हो जाती है, जैसे कि इराक वॉर के टाइम पर हुआ था। कुछ देशों ने इसको सपोर्ट किया था और कुछ देशों ने इसको मतलब खराब करा था, यानी कि मना किया था। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि भाई यूरोपीय यूनियन एक संगठन तो है, लेकिन इस संगठन में भी कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ देश किसी चीज़ को हाँ करते हैं तो उसी संगठन के कुछ देश उसको मना भी करते हैं। साथ में जो यूरो करेंसी मैंने आपको बताई थी कि पूरे के पूरे यूरोप में चलती है, तो इसमें से कुछ देश ऐसे थे जैसे कि डेनमार्क हो गया और स्वीडन हो गया। बेसिकली डेनमार्क और स्वीडन ने तो वैसे मास्ट्रिच संधि पर साइन करने से मना किया था भाई, और साथ में इन लोगों ने यूरो करेंसी को भी मानने से मना कर दिया था। मास्ट्रिच संधि वही है जिसके जरिए यूरोपीय संघ को बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको एक बात और समझ आ रही होगी कि यूरोप के जो दो देश हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया मास्ट्रिच संधि को और यूरो की करेंसी को, वो कौन कौन से भाई, डेनमार्क और स्वीडन थे। यानी कि यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कमी है भाई कि अपना एक संगठन तो है बट फिर भी हमारे संगठन में कुछ देश ऐसे हैं, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, जो हमारे साथ मतलब मिलना नहीं चाहते हैं, फिर हमारी करेंसी को भी मना कर रहे हैं। इसके साथ में कुछ ईयू के मेंबर्स ऐसे भी हैं जो भाई अमेरिका को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फिर उसके मिलिट्री अलायंस से जुड़े हुए हैं। और एक सबसे बड़ी इसकी कमजोरी भाई ये हो गई कि ब्रिटेन जो था 2016 के बाद से यहाँ से अलग हो गया। यानी कि ये समझिए भाई कि यूरोपीय यूनियन में अगर ब्रिटेन और फ्रांस पहले तो दोनों थे, यानी कि स्टार्टिंग वाली अगर आप बुक्स देखेंगे ना भाई तो उसमें दोनों का जिक्र है। और अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे यूट्यूब की तो उसमें आपको पढ़ाने को मिल जाएगा कि भाई ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के दोनों थे। बट आपको न्यू बुक के हिसाब से देखना है तो ब्रिटेन अभी आज के समय पर यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। 2016 के बाद से वो यहाँ से एग्जिट हो गया, यहाँ पर रेफरेंडम हुआ था, यानी कि जनमत संग्रह कराया गया था। तो ये कुछ वो हैं क्या है यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ। यानी कि इस कमजोरी में एक और क्या काउंट हो जाएगा भाई कि ब्रिटेन जो था वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। अगर सोचिए अगर ब्रिटेन भी इसका हिस्सा होता, फ्रांस तो है ही, तो वो और कितनी बड़ी पावर थी। तो एक समय था 2016 से पहले वो टाइम था जब यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के दोनों थे, बट ब्रिटेन अब नहीं है। तो खैर ये कुछ क्या है इसकी कमजोरियाँ हैं, किसकी भाई, यूरोपीय संघ की। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बात करेंगे भाई एक अलग संगठन की। पिछला संगठन आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा, यानी कि ये जो मैंने बताया था आपको पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन के बारे में बताया था। तो आप एकदम ध्यान से भी पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि यूरोपीय यूनियन आखिर है क्या और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और ये आखिर कौन कौन से कारक हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यूरोपीय यूनियन को पावरफुल बनाते हैं, और साथ में ही यूरोपीय यूनियन कमजोर क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे भाई एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि आसियान। अब आसियान जो आपका है वो भी एक संगठन है, यानी कि कुछ देशों का समूह है, कुछ देश नहीं, जिसमें 10 देश हैं टोटल, और इन 10 देशों ने मिलकर के ही आसियान जो है आपका एक संगठन बनाया था। अब ये आसियान कहाँ पे है, तो अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे ना भाई, तो इंडिया के मैप में जब आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, यानी कि चाइना की तरफ जाएंगे, और चाइना और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का जो हिस्सा देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी कंट्री देखने को मिल जाएंगी। तो उन्हीं कंट्री में से जो 10 कंट्री थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये कितनी हो गई भाई, 10 हो गई। इन 10 कंट्री ने मिलकर के ही आसियान को बनाया था। स्टार्टिंग में केवल 5 देश थे, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और एक कौन सा है, थाईलैंड। इन 5 देशों ने मिलकर के
एक बैंकॉक डिक्लेरेशन किया था 1967 में, और उस समय आसियान को बनाया गया था। बाद में 5 देशों ने और इसको ज्वाइन किया, और फाइनली आज के टाइम पर आसियान जो आपका है वो 10 देशों का समूह है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो एशिया के साउथ ईस्ट वाला जो आप रीजन देखते हैं तो वहां पर जो 10 कंट्री आपको देखने को मिल रही है, उन 10 देशों का समूह क्या कहलाता है भाई? आसियान कहलाता है। और इनका भी सेम टू सेम वही ऑब्जेक्टिव होगा जो पिछला ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, अपना जो सोशल और कल्चर डेवलपमेंट है उसको हमें आगे बढ़ाना है, अपने देश में शांति बना करके रखनी है, और यूएन का जो भी प्रिंसिपल है, जो भी उसके सिद्धांत है, उसके आधार पर अपने देश को, अपने सभी देशों को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर कानून का शासन चलेगा। तो ये क्या है आपके भाई? ऑब्जेक्टिव है। किसके भाई? आसियान के। ये इसका फ्लैग है जिसमें ये बालियां आपको दिख रही हैं, या फिर तीलियां आप कह सकते हैं। इसमें 10 तीलियां हैं, और ये जो है इसमें ज़्यादा दिख रही हैं, शायद से 10 से ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन ये 10 तीलियां जो है आपका वो क्या दर्शाती हैं भाई? इन्हीं देशों के बारे में दर्शाती हैं। और इसी में एक चीज़ और आती है भाई, आसियान शैली, यानी कि आसियान वे। तो आसियान शैली कह लीजिए, आसियान शैली या फिर आसियान स्टाइल। तो ये इसका मतलब क्या है भाई कि जो भी ये देश है ना, वो सभी देश आपस में मिलजुल करके रहेंगे, कोई भी टकराव वगैरह नहीं होगा। जो कुछ भी दिक्कत वगैरह होगी हम इसको भाई मिलजुल करके सॉल्व करेंगे। यही आपका क्या है? आसियान शैली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आसियान, यानी कि आसियान का संगठन जो था वो कब बना, इसमें टोटल कितने देश हैं, साथ में इसका ऑब्जेक्टिव, और साथ में आसियान शैली किसे कहते हैं। 1 मार्क में पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, कि आसियान के पिलर्स के बारे में। तो देखिए आसियान के 3 पिलर्स हैं, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, और एक आपका सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो ये पिलर्स हैं आसियान के, जिसके ऊपर आसियान का पूरा एक तरीके से खड़ा है। तो अगर आसियान के पहले पिलर्स की बात करें भाई, तो सिक्योरिटी कम्युनिटी का काम यही है भाई कि जो भी सैन्य संघर्ष वगैरह होगा उसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, शांति बना करके रखनी है, बातचीत के जरिए हर एक मसले को सॉल्व करना है। ये सिक्योरिटी कम्युनिटी का काम है। साथ में इकोनॉमिक कम्युनिटी का काम क्या है भाई कि इन लोगों ने, सभी देशों ने अपना खुद का एक साझा बाजार बना रखा है, यानी कि एक कॉमन मार्केट बना रखा है इन 10 देशों के लिए, ताकि यहाँ के जो देश हैं वो आपस में एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर कर सकें, जो व्यापार वगैरह है वो मिल करके कर सकें, और यहाँ का जो भी डेवलपमेंट वगैरह है वो सभी देश आपस में मिल करके करेंगे। ये काम किसका हो गया भाई? इकोनॉमिक कम्युनिटी का। और साथ में सोशियो कल्चरल इकोनॉमी क्या है भाई कि जो भी यहाँ की सांस्कृतिक एकता है उसको हमें बना के रखना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, जो भी टकराव वगैरह है उसको हमें बातचीत के जरिए सॉल्व करना है। तो ये यहाँ की सोशियो कल्चरल कम्युनिटी है। यानी कि आसियान के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं भाई? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशियो। सिक्योरिटी काम क्या होगा भाई? देशों की सुरक्षा करना, जो भी शांति वांति बना करके रखना। इकोनॉमी काम होगा भाई साझा बाजार बनाना, साथ में डेवलपमेंट करना। और सोशियो कल्चरल कम्युनिटी का काम क्या होगा भाई कि जो भी सांस्कृतिक एकता है हमें उसको और आगे ज़्यादा बढ़ाना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है उसको हमें बातचीत के जरिए सॉल्व करना है। तो यही मेन क्या है भाई? आसियान के 3 पिलर्स हैं। ओके, तो आसियान भी यहाँ से आपका एक तरीके से समझ आ गया होगा कि आसियान के ऑब्जेक्टिव, आसियान शैली, और ये बना कब, और साथ में इसके 3 स्तंभ। ये जो 3 आपको स्तंभ दिख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन बनता है आसियान को लेकर के। ओके, चलिए अब बात करते हैं आसियान विजन की। तो देखिए आसियान विजन 2020 क्या था? देखिए 2020 बस यही है कि भाई हमें जो है 2020 तक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना लेना है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी में हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा विकासशील बनाना है, विकसित बनाना है। जो भी हमारे बीच टकराव वगैरह होगा भाई हम उसको मिलिट्री के जरिए सॉल्व नहीं करेंगे, बातचीत के जरिए सॉल्व करेंगे। अपने देशों में पीस को लेकर के आएंगे, कॉपरेशन को लेकर के आएंगे। और एक और बात, हम अपने इस क्षेत्र को समझेंगे कि भाई आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम और आगे बढ़ सकें। तो यही आपका आसियान विजन 2020 था। ठीक है, एक इसमें और है आसियान रीजनल फोरम, जो कि 1994 में बना था, और इसका काम यही था कि भाई जो भी सिक्योरिटी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसको एक तरीके से देशों के बीच में लेकर के आना कि भाई हम जो देश हैं हम लोगों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। अगर हम पे कोई हमला करता है तो हम सभी देश मिल करके करेंगे, उनके ऊपर वापसी जो भी प्रहार करना है। और हम देशों की अपनी खुद की एक विदेश नीति भी होगी, फॉरेन पॉलिसी भी होगी। फॉरेन पॉलिसी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इन देशों को किसको सपोर्ट करना है, सभी देश मिलकर के सपोर्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट में रहना है, सभी देश उसके अगेंस्ट में रहेंगे। तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है। तो
आसियान रीजनल फोरम, ये क्या है, एक तरीके से मंच है। क्या करता है भाई, मंच है जिसका एम क्या है भाई, कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी अमंग नेशन, यानी कि जो भी ये जो 10 देश हैं उनके बीच में सिक्योरिटी को बना करके रखना, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के आना सभी देशों के लिए जो इनके लिए सही रहे। तो ये हो गया भाई आसियान रीजनल फोरम, जो कि कब बना था भाई, 1994 में। एक और बात आप ध्यान रखें भाई, आसियान बना था 1967 में, ठीक है। उसके बाद ये जो रीजनल फोरम है ना, ये एक अलग चीज है जो कि आसियान के भीतर में ही एक मंच है, बेसिकली आप ये समझिए। तो वो 1994 में काउंट हुआ था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों क्या क्या डेट्स हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करें अगर हम आसियान की और भारत की भाई, तो आसियान और भारत जो आपका है, दोनों के जो देश हैं आप देख रहे हैं, वो इनके बीच में संबंध को हमें बताना है कि आखिर इनके बीच क्या संबंध है। तो देखिए भाई, इंडिया जो है स्टार्टिंग से ही इधर के जो देश हैं उनके साथ मिलकर के रहता है, यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी आप जानते ही होंगे। तो उनको लुक ईस्ट पॉलिसी आप नहीं जानते होंगे, सॉरी। इसका मतलब यही है भाई कि पूर्व की तरफ के जितने भी देश हैं, हमें उन सभी देशों से मिल करके एक तरीके से आगे बढ़ना है, उनको अपना दोस्त बना के रखना है। जैसे कि एक भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल। उन्होंने ही गुजराल डॉक्ट्रिन दिया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था भाई कि हमें अपने आसपास के जो भी पड़ोसी देश है ना भाई, उनके साथ दोस्ती अच्छी करके रखनी है, तभी हम पावर में बने रहेंगे। तो भारत और आसियान के बीच अगर हम देखें ना भाई, तो भारत और आसियान क्या है कि आसियान के जितने भी देश हैं उन सबसे भारत के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बताए जाते हैं। साथ में जो सिंगापुर और जो थाईलैंड है, इनके साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता है। जो आसियान के जो भी ग्रुप वगैरह हैं, इनके साथ हमारे वैसे कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं होती है। ये सभी देश भारत के सपोर्ट में आए हैं और हम भी उनके सपोर्ट में रहते हैं। और ये भी समझिए कि जो 2018 का जो रिपब्लिक डे हुआ था, उस दिन जो भी चीफ गेस्ट थे, उस दिन जो भी आसियान के जो 10 लीडर थे, उन सभी को यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि आसियान और भारत के बीच में सब कुछ बढ़िया ही रहता है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो छोटा सा क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वो आपका सिंगापुर और थाईलैंड आपको बताना है। इसके अलावा इंडिया ने आसियान के देशों से अपने संबंध को सही करने के लिए कौन सी नीति फिर कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, तो वो लुक ईस्ट पॉलिसी थी। लुक ईस्ट का मतलब भाई कि पूर्व की तरफ के जितने भी देश हैं भाई, उनके साथ हमें मिलकर के रहना है, उनके साथ अपनी दोस्ती करनी है, उनके साथ हमें व्यापार करना है, ठीक है। जो भी कनेक्टिविटी है, डिफेंस है, ट्रेड है भाई, इन सब के साथ हमें टाई अप करके रखना है, ताकि हमें कोई दिक्कत वगैरह ना हो, हमारे दुश्मन इनके पास ना पहुंच जाएं। तो इन सब के हिसाब से अगर आप देखें तो भाई आसियान और इंडिया के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बताए जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया भाई आपका आसियान भी, ठीक है, जिसमें आसियान के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं भाई चीन की तरफ, और चीन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है भाई। तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ ना भाई, तो 1949 के टाइम पर चीन इतना पावरफुल था नहीं, यानी कि हमारे देश के आज़ादी के बाद तो एक तो पहली बात वो आज़ाद हुआ, यानी कि जब हम आज़ाद हुए उसके बाद ही आज़ाद हुआ ये, और उसके बाद ही यहाँ पर एक बहुत बड़े स्तर पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चला, यानी कि साम्यवादी क्रांति चली। और ये जो साम्यवादी क्रांति चली थी, यहाँ के एक बहुत ही बेहतरीन पावरफुल नेता थे जिनका नाम था माओ जेडोंग। क्या नाम था भाई, माओ जेडोंग। और उन्हीं के नाम पर ही माओवाद जो आप ये सुनते हैं, माओवाद या फिर माओवादी जो सुनते हैं, वो उन्हीं की विचारधारा के जो लोग हैं। तो माओ जेडोंग ही वे व्यक्ति थे जिसकी वजह से जो चाइना का जो देखा गया ना अपग्रेड, वो उनकी वजह से ही हो पाया। और चाइना में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा पीछे थी। एक तरीके से ये समझिए, आपको जान के हैरानी होगी भाई कि चाइना जो था ना, वो जापान का गुलाम था। जापान का गुलाम मतलब जापान ने चाइना को अपने अंडर में कर रखा था। इतनी ज़्यादा पावरफुल थी किसकी सेना भाई, जापान की सेना, और इतनी लो थी किसकी, चाइना की सेना। तो आखिर यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर 1949 में एक बहुत बड़े स्तर पर क्रांति हुई, और फाइनली यहाँ पर चाइना में एक रूल आया। कौन सा रूल भाई, कम्युनिस्ट रूल आया। और यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें थी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सॉल्व किया गया। अब कैसे सॉल्व किया गया वो हमें जानना है। देखिए, तो चाइना में सुधार की अगर हम पहल की बात करें भाई, तो 1972 तक तो पहले इन लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा था। आइसोलेट का मतलब होता है भाई कि हम क्या करेंगे कि चाइना का जो भी संबंध वगैरह दूसरे देशों से, वो सब कुछ बंद कर देंगे और पूरा का पूरा हम चाइना पर ध्यान देंगे, यानी कि बाहर की कंपनी को आने ही नहीं देंगे। तो उसको आप ये समझिए। तो इस चीज़ को 1972 में सबसे पहले चाइना ने हटाया कि भाई हम आइसोलेशन से बाहर जा रहे हैं, और अब जो अमेरिका आप देश देखते हैं, इस अमेरिका से अपने संबंध को सुधारा। यानी कि 1972 में चाइना ने अपने आप को एकांतवाद से ख़त्म किया और अमेरिका से एक तरीके से रिलेशन को आगे बढ़ाया, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ जिसकी वजह से चाइना आगे बढ़ा। ठीक इसके एक साल बाद 1973 में जो चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन लेकर के आए 4 सेक्टर में, यानी कि जो अलग अलग 4 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री,
और सर्विस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 4 सेक्टर को बहुत ही बड़े स्तर पर मॉडर्नाइज किया, यानी कि एग्रीकल्चर में बहुत ही अलग तरीके से जो भी खेती वगैरह होती है वो करेगी, जो भी इंडस्ट्री थी वो बहुत ही हाई लेवल की इंडस्ट्री लगाएगी, साथ में जो भी सेवा सेक्टर था, जो भी पब्लिक से जुड़ा हुआ था, उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज किएगा। और साथ में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में चाइना क्या है, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि चाइना ने खुद का क्या बना रखा है, सन बना रखा है। सन पता है ना, सूरज। तो चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे है, यानी कि ये समझिए आज के टाइम पर वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो ये हाल है उसका। हाल क्या है मतलब, जो कि बहुत बढ़िया है। साथ में 1978 में जहाँ के एक नेता थे देंग शाओपिंग, उन्होंने एक पॉलिसी अपने जिसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी क्या भाई, दूसरे देशों को आमंत्रित किया भाई कि आप हमारे देश में आइए, इन्वेस्ट वगैरह करिए। यानी कि जो 1972 से पहले जिस चीज़ को अलाउ नहीं किया गया था वो 1978 के टाइम पर क्या कर दिया भाई, अलाउ कर दिया। यानी कि ओपन डोर पॉलिसी अपनाई गई, यानी कि खुले द्वार की नीति अपनाई गई। ठीक है, ताकि जो भी देश हैं, जो भी बाहर के देश हैं, अगर वो चाइना में आना चाहें, व्यापार करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 1982 में इन्होंने जो भी खेती था उसको प्राइवेटाइज कर दिया, यानी कि खेती का निजीकरण कर दिया। यानी कि जब नॉर्मल लोग हैं वो खेती नहीं कर सकते, वो कौन करेंगे भाई, प्राइवेट कंपनियां करेगी। और ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हुई कि जब खेती प्राइवेट स्तर पर होने लगी तो जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और आपने इंस्टा की रील में देखा भी होगा, वहाँ के आम देखे होंगे कितने बड़े बड़े होते हैं, साथ में वहाँ के गन्ने देखना। तो हर एक क्षेत्र में अगर आप अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे ना खेती के रूप में, तो नंबर 1 चाइना ही आता है, चाहे किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, तो नंबर 1 कौन सा आता है भाई, आपका चाइना आता है खेती की चीज़ में। तो ये 1982 के बाद से देखा गया था कि उसने क्या किया भाई, कि जो भी उसका फार्मिंग वाला सेक्टर था उसको प्राइवेटाइज कर दिया। 1998 में यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री थी उन सभी को भाई प्राइवेटाइज कर दिया गया, और साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की खोज करेगी ताकि उन क्षेत्रों पर ज़्यादा पैसा लगाया जा सके और वहाँ से अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर लिया जाए। और साथ में जितने इंडस्ट्रीज उसको क्या कर दिया गया भाई, प्राइवेट बना दिया गया। यानी कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी उसको हटाया गया और उसकी जगह पर कौन सी अभी प्राइवेट कंपनियाँ आ गई। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, चाइना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। और लास्ट में क्या हुआ भाई, 2001 के समय में फाइनली चाइना ने WTO को ज्वाइन किया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WTO को ज्वाइन करते ही क्या हुआ कि चाइना का जो व्यापार था वो पूरे के पूरे विश्व में फैला। और आज के टाइम पर आप सभी को पता है भाई कि जो सबसे चीज़ें सस्ती जो कोई बना सकता है वो कौन बनाता है, और चाइना बनाता है। और चाइना का व्यापार इंडिया से बहुत ही ज़्यादा है और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चाइनीज़ ही खरीदते हैं। कपड़े हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, जो वीवो सुनते हैं आप, ओप्पो सुनते हैं, वो कहाँ की कंपनी है, वो चाइना की ही कंपनी है ना। तो इस तरीके से चाइना जो था आपका वो आगे बढ़ा। तो 1972 से लेकर के 2001 तक इसने बहुत सारे जो भी चीज़ें थी वहाँ पर उसने मॉडर्नाइज़ किया। और आपको जानकर के हैरानी होगी भाई कि जो चाइना जो देश है ना, वो अगर हमारे उससे युद्ध हो जाए ना, हम बहुत जल्दी हार सकते हैं उससे, क्योंकि चाइना के पास इतनी ज़्यादा पावर है। एक तरीके से आप ये समझिए, चाइना के बच्चे जो होते हैं वहाँ पर, उनकी हाइट अब धीरे धीरे हमसे ज़्यादा होने वाली है। हमारी हाइट जो थी वो अब थोड़ी सी कम हो गई है। अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा देखा गया कि चाइना के लोग पहले छोटे हुआ करते थे, बट धीरे धीरे उन लोगों ने इस चीज़ को भी ठीक किया और वहाँ की हाइट बढ़िया कर दी। वहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बढ़िया चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर तो पता नहीं क्या ही पढ़ाया जाता है। खैर, तो इस हिसाब से जो चाइना था वो आज के टाइम पर तो इतनी बड़ी पावर तो है ही, और आने वाले टाइम में वो अमेरिका तक को पीछे कर ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, तो ये थी भाई चीन में सुधारों की पहल। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें भाई चीन में नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो सबसे पहला क्या है भाई कि यहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सभी लोगों तक नहीं पहुँचा, यानी कि सभी के सभी जो लोग थे वो अमीर नहीं हुए, है ना। या फिर ये समझिए कि जो आर्थिक लाभ था वो सब तक नहीं पहुँचा। साथ में यहाँ पर थोड़ी सी बेरोजगारी जो है वो बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवादी तरीके को अपनाया गया था, यानी कैपिटलिस्ट तरीका अपनाया गया था, है ना। और कैपिटलिस्ट में क्या होता है भाई, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो बढ़िया बंदे को ही रखेंगी, नॉर्मल बंदे को क्यों ही रखेंगी। और इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी थी। साथ में जो यहाँ की महिलाओं की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं बताई जाती है। और साथ में जो यहाँ पर इनकम गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बताया जाता है विलेज में और सिटीज़ के मुकाबले में। कोस्टल एरिया और इनलैंड के जो लोग हैं, मतलब गांव के लोग और शहर के लोग में नॉर्मल सी बात है गैप बहुत ज़्यादा होगा। साथ में जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल मतलब जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्र के पास इलाके हैं, और जो नॉर्मल वाले जो जगह हैं, यहाँ के लोगों में क्या है, नॉर्मल यानी कि जो समुद्र से अंदर की तरफ पड़ते हैं वहाँ वाले जो लोग हैं उनकी आय में भी बहुत ज़्यादा समानता देखी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। साथ में चाइना ने पर्यावरण को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचाया। एक बात और आप ध्यान रखिएगा भाई कि आज के टाइम पर जो भी देश बहुत ज़्यादा आगे है ना, तो उसने क्या किया भाई कि पर्यावरण का बहुत बड़ा मतलब उसका रोल है उसको ख़राब करने में, तो ही वो आगे बढ़ा है। और साथ में यहाँ पर करप्शन भी बढ़ रखा है। खैर, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता है क्योंकि आज के टाइम पर चाइना इसके आगे है बहुत ही ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको अभी के टाइम पर तो इतनी नहीं दिखाई देंगी क्योंकि चाइना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी नेगेटिव एस्पेक्ट इसके ये आप लिख सकते हैं कि
यहाँ पर अनइक्वल बेनिफिट्स देखा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर वुमेंस को लेकर बहुत सारे इशू हैं, इनकम गैप बहुत ज़्यादा देखा जाता है अमीर और गरीब के बीच में, एनवायरमेंटल डैमेज पहुँचाता है चाइना बहुत बड़े स्तर पर, और साथ में यहाँ पर करप्शन भी है। और इसके अलावा यहाँ पर एक ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि पूरे के पूरे चाइना को रूल करती है एक तरीके से। यहाँ पर डेमोक्रेसी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना काफ़ी बेहतरीन कंट्री में काउंट होता है। खैर, तो ये हो जाएगा भाई आपका नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ चाइनीज रिफॉर्म। चलिए, अगर हम बात करें भाई भारत और चाइना के विवाद क्षेत्र की, तो विवाद क्षेत्र जानना है और फिर हमें कॉपरेशन जानना है। देखिए, विवाद की अगर मैं बात करूं भाई, तो चाइना ने एक बार तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया था, और उसके बाद से ही क्या हुआ था भाई कि जब तिब्बत को इसने कब्जे में किया तो इंडिया ने इस चीज़ पर मतलब मना किया भाई कि आपने गलत तरीके से इसको कर लिया है, और मतलब कब्जे में कर लिया है, क्योंकि तिब्बत एक अलग रीजन पड़ता है और चाइना एक अलग रीजन था। तो चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया, और यहाँ के जो कौन थे धर्मगुरु थे दलाई लामा, उसको इंडिया ने हेल्प कर दी, और इसकी वजह से इनके बीच में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी भाई कि चाइना जो है किसी के ऊपर हमला कर रहा है, और या फिर जो भी कर रहा है उसमें इंडिया हस्तक्षेप कर रहा है, और इसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच में थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल गई थी। और इस दिक्कत को आगे और बढ़ाया गया कि चाइना ने क्या किया भाई कि अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसको नेफा कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो इस क्षेत्र को भी उसने अपना बताया। और साथ में जो लद्दाख वाला जो आप रीजन देखते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर आप हिस्सा देखेंगे ना, जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो एक राइट हैंड साइड में जो आपको त्रिकोण दिखाई देगा, उस क्षेत्र को भी उसने अपना बताया। और जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा मैंने कौन सा बताया भाई, नेफा, पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा ही कहते थे, इसको भी उसने अपना बताया। और इसको लेकर के ही क्या हुआ भाई, दोनों देशों के बीच में क्या हुआ भाई, यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो गया, और इसमें जो चाइना था उसने हमारे से बहुत सारा हिस्सा ले लिया। तो ये एक वॉर वाला क्षेत्र था जो कि 1962 में वॉर हुई थी, जो जिसका कारण क्या बताया भाई मैंने, बॉर्डर डिस्प्यूट। इसके साथ में जो चाइना है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान जो है हमारे खिलाफ रहता है एक तरीके से, आप ये समझिए, ठीक है। इसके साथ में जो चाइना है हमारे आसपास के देशों में दोस्ती करता है ताकि वो हमारे को एक तरीके से कब्जे में कर सके, जैसे कि मान लो श्रीलंका से हो गया, बांग्लादेश से हो गया, पाकिस्तान से हो गया, तो इन देशों से वो दोस्ती बना करके रखता है, नेपाल से हो गया। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारे को थ्रेट है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई कि उसने उनसे दोस्ती क्यों करी है, ताकि वो हमारे ऊपर एक तरीके से कब्जा कर सके, या फिर हमारे क्षेत्रों पर, या फिर हमारे ऊपर हमला कर को किया जा सके। तो एक तरीके से चाइना इसे भी करता है हमारे साथ में। इसके साथ में कभी कभी क्या होता है भाई कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो यूनाइटेड नेशन में जाते हैं कि भाई जैसे मोहम्मद का कोई मतलब ये संगठन है और मसूद अजहर आतंकवादी है, तो इनको क्या होता है कि इंटरनेशनल घोषित करना होता है ताकि पूरे के पूरे विश्व वाले जो हैं इनको पकड़ें। लेकिन चाइना क्या करता है, वीटो का इस्तेमाल करके इस चीज़ को मना कर देता है, कह रहा है कि नहीं ये जो है वो इंटरनेशनल नहीं है। तो इन चीज़ को रोकने के लिए इंडिया आगे बढ़ता है, लेकिन चाइना इस चीज़ को मना कर देता है। यानी कि मान लीजिए कि जो जैसे मोहम्मद हो गया, मसूद अजहर हो गया, ये जो हैं आतंकवादी समूह से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जैसे मोहम्मद और मसूद अजहर। अब इंडिया क्या कहता है भाई कि इसको हमें बैन करना चाहिए, और चाइना वहाँ पर अपना वीटो का इस्तेमाल करता है और कहता है कि बैन नहीं करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है भाई कि जो चाइना है वो हमारे अगेंस्ट में रहेगा। साथ में इसने एक बढ़िया सी रोड बना रखी है जिसको वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं, यानी कि दिस मैसिव प्रोजेक्ट पास थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच इंडिया सीज एन एनसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर एक अभी चल रहा है, इनका प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर और ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। साथ में बहुत बड़े स्तर पर एक बार चाइना हमारे जो डोकलाम रीजन आप देखते हैं वहाँ पर भी युद्ध हुआ था, और अभी भी लद्दाख की बहुत सारी जो ज़मीन है वो चाइना के पास में है। तो अगर आप सही से देखें तो चाइना हमारा सबसे मेन दुश्मन है। वैसे तो पाकिस्तान करती रहती है भारत की जनता या फिर भारत के नेता, बट रियल में अगर आप देखें तो हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो चाइना ही है, क्योंकि चाइना हमारे को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से नुकसान पहुंचा करके रखता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा भाई भारत और चाइना के बीच का कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया। अब हम बात करेंगे भाई भारत और चाइना के बीच में सहयोग के दौर। तो सहयोग क्या है भाई, 1970 मतलब देखो स्टार्टिंग में तो इनके जो संबंध थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे, यानी कि भारत भी एक ऐसा देश था जिसने चाइना को अलाउ किया था भाई, कम्युनिस्ट पार्टी में वाला जो देश था, यानी कि नेहरू जब थे, नेहरू ने चाइना को काफ़ी बढ़िया दोस्त बताया था, और वहाँ पर ही वो स्लोगन चला था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन बाद में 1962 में जब वॉर हुई तो फिर इनकी स्थितियाँ खराब हो गई। लेकिन स्थितियाँ जब खराब हुई तो 70 के बाद से धीरे धीरे चीज़ें बदली। 88 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी चाइना गए, और वहाँ से दोनों देशों के बीच में जो भी बॉर्डर इशू था उसको सॉल्व वगैरह थोड़ा बहुत किया गया। साथ में दोनों देशों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बढ़िया एग्रीमेंट कराए गए। साथ में यहाँ पर ट्रेड के लिए
जो भी बॉर्डर्स थे वो खोले गए ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापार हो सके। और मैंने बताया ना कि अभी भी हमारे भारत में जो चाइना अगर हमारा दुश्मन तो है, लेकिन साथ में उसके अगर हम व्यापार देखें तो वो बहुत ही बड़ा व्यापार होता है। यानी कि ये समझिए कि बायलैटरल ट्रेड हैज़ ग्रोन अप बाय 30% एनुअली इवन इन ग्लोबल एनर्जी डील्स बोथ नेशन अग्री टू कॉपरेट रेदर देन कम्पीट। खैर ये तो कुछ और है, इसका मतलब ये है कि वो जो देश हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो मिल करके सॉल्व करना चाहते हैं, कम्पीट नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहूँ कि भाई दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, हम अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि अमेरिका बोलूँ सॉरी चाइना, और चाइना जो है बहुत ही सस्ती चीज़ें बनाता है। यानी कि अगर आप इंडिया का ही कोई सामान खरीदना चाहें तो नॉर्मल सी बात है वो आपको महंगा पड़ेगा और चाइना उसी चीज़ को बहुत सस्ते में बना करके आपको दे देगा। तो इस वजह से देखें तो भारत में चाइना का व्यापार बहुत ही बड़े स्तर पर चलता है एक तरीके से, और इन दोनों देशों के बीच में ये एक अच्छी चीज़ें हैं। साथ में दोनों देशों के बीच में एक समझौता भी हुआ था जिसको पंचशील एग्रीमेंट भी कहते हैं, जो कि 1954 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1954 में, जो कि युद्ध से पहले हुआ था। तो ये दोनों देशों के बीच में एक अच्छी चीज़ भी थी इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो कि अच्छे हैं। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे रिलेशन, और जो मैंने गलत वाले रिलेशन बताए यानी कॉन्फ्लिक्ट वाला जो एरिया था यानी कि विवाद क्षेत्र था वो आप ये बता सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं जापान की। तो जापान जो है आपका ये छोटा सा एक टॉपिक है आपकी बुक में ही, नई वाली बुक में। तो जापान जो है हाईटेक लीडर है बेसिकली। यहाँ की कंपनी सोनी हो गई, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, आप इन कंपनी से रूबरू वाकिफ भी होंगे। और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बॉम्ब भी गिराए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपने आप को बहुत ही बड़े स्तर पर एक तरीके से आगे लेकर के गया। ठीक है, इसके साथ में अगर हम देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू दी यूएन बजट, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें जिन भी देशों का पैसा जाता है उसमें अगर हम देखें तो जापान जो आपका है वो दूसरे नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे कौन आता है भाई? आपका अमेरिका आता है। ठीक है, साथ में इसने यूएसए के साथ अपना सिक्योरिटी अलायंस बना रखा है। यानी कि सोचिए कि जिस देश के ऊपर हमला किसने किया था? अमेरिका ने किया था जिस देश पर, यानी कि जापान पर, उसी देश ने अभी जापान को सिक्योरिटी भी एक तरीके से देता है। साथ में जो जापान आपका है उसका संविधान शांति प्रिय संविधान है, और उस एक ऐसा देश है जो मतलब कि वॉर को एक तरीके से ये मना करता है। कौन? जापान। तो ये कुछ इसकी पावर्स हैं। तो ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर के बारे में इस पर पूछा जाता है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है ये आपके। और साथ में एक साउथ कोरिया वाला भी है। तो भाई साउथ कोरिया जो आपका है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही इसको एक अलग देश बनाया गया था। यानी कि कोरिया पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन उस कोरिया को 38th पैरेलल लाइन के जरिए क्या किया गया? बीच से कट किया गया। कट क्या किया मतलब उसको बांटा गया। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्थ कोरिया है और जो नीचे वाला हिस्सा आपका वो साउथ कोरिया है। ठीक है, तो आप जब कोरिया का वो देखेंगे ना, मैप देखेंगे, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोरियन वॉर हुई थी, और यहाँ पर ही जब कोरिया वॉर हुई थी 1950 से 1953 तक, तो उसके बाद ही कोरिया को डिवाइड कर दिया गया था 38th पैरेलल लाइन के जरिए। तो आप जब मैप देखेंगे तो आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा कि कोरिया जो था पहले वो एक था, लेकिन अभी वो 2 बन चुका है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। ओके, बाद में कोरिया ने यानी कि साउथ कोरिया ने यूएन को ज्वाइन किया 1991 में। और इसके अलावा जो हान रिवर आपको दिखती है, ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर चीज़ थी जिसकी वजह से यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही बड़ी एक तरीके से आगे बढ़ी। साथ में जो ये देश आप देखते हैं वो 10th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली, यानी कि 10वें नंबर पर आता है। सबसे बड़ी मतलब जो पैसे खर्च करते हैं ना, तो वो 10वें नंबर पर आता है, 10th लार्जेस्ट में आता है अपनी मिलिट्री पर पैसा खर्च करने वाला। और साथ में जो यहाँ का HDI रैंक है वो 18 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया का तो 100 प्लस में आता है, जो कि बहुत ख़राब है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया को आप ऐसे भी जानते होंगे जो BTS है ना, आई थिंक, हाँ BTS ही है, और स्क्विड गेम्स आपने देखी होगी। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से हम देखें तो साउथ कोरिया बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और ये उसके कारण है। साथ में यहाँ की कुछ कंपनी है, सैमसंग हो गया, LG हो गया, हुंडई हो गया, ये यहीं की कंपनी है जो कि टॉप ब्रांड्स है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि साउथ कोरिया भी एक क्या है, राइजिंग सेंटर्स ऑफ पावर में ही काउंट होता है, और इंडिया और कोरिया के बीच का जो रिलेशन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी बताया जाता है। खैर, तो यही था आपका भाई जापान, ये हो गया आपका साउथ कोरिया। साथ में हमने यहाँ जाना इंडिया चाइना का रिलेशन जो ख़राब था, यहाँ पर हमने जाना जो अच्छा था। साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट एस्पेक्ट्स देखे हमने चाइना के, और चाइना आगे कैसे बढ़ा वो हमने जाना। और साथ में ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। और अगर आपको इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ भी जानकारी, अगर आपको लगता है कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, आई विल हैंडल इट, और मैं उसका जवाब भी दे दूँगा। और फिलहाल बात करते हैं भाई अगली वीडियो की।
तो अगली वीडियो आपकी आ जाएगी तुरंत, बहुत जल्द ही आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई यूं ही आगे बढ़ती रहे तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ में इस चैप्टर के जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से जाइए और amreshacademy.in है, वहाँ पर सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए और बाकी भी चैप्टर्स के भी। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और ख्याल रखिए अपना।